गाइस, वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशांत खरे। सर के बारे में बता दूं, सर प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जन हैं और काफ़ी सर्जरीज कर चुके हैं। आज हम जानते हैं सर से उनके करियर के बारे में, साथ ही कोविड-19 का टाइम जो मेडिकल फील्ड के लिए रहा है उस बारे में भी हम सर से बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि डॉक्टर का जो पेशा है काफ़ी जिम्मेदारी भरा होता है, तो आपने डॉक्टर बनने की क्यों सोची? देखिए, डॉक्टर बनने की सोची बहुत इसका चुनाव क्यों किया गया? मेरा जी, मतलब बहुत प्रैक्टिकल बात यह है कि उस समय वो एक अच्छा करियर ऑप्शन था। जी। हम बहुत सारी बातें थ्योरी में कर सकते हैं कि ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे। 17-18 साल का लड़का बहुत ज़्यादा वैसा सोचता नहीं है। जी। एक चीज़ जो कि स्ट्राइकिंगली इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी, वो एक पब्लिक इंटरेक्शन कि आप सीधा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और दूसरा एक जो ओवरऑल रिस्पेक्ट इस प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है, एक सम्मान का भाव जो इस प्रोफेशन के साथ जुड़ा है, वो डेफिनेटली अट्रैक्ट करता था। परंतु उस समय बहुत सरल बात इतनी है कि पढ़ने में ठीक था और एक अच्छा करियर ऑप्शन था, इसीलिए चुना। डॉक्टर में भी कई सारी स्ट्रीम्स होती हैं, तो आपने जिसका चुनाव किया प्लास्टिक सर्जरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, तो ये कुछ वजह थी इसके पीछे जो आपको इंटरेस्ट जी, आया इसमें? सर्जरी बेसिक इंटरेस्ट था, मूलतः सर्जरी करनी थी। सर्जरी करने के बाद ये सुपर स्पेशलिटी होती है, जैसे हार्ट, न्यूरो, प्लास्टिक, ऐसे करके सुपर स्पेशलिटी स्ट्रीम्स होती हैं। प्लास्टिक सर्जरी को हम बहुत सरल भाषा में प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्जरी भी कहते हैं। जब भी कहीं कोई समस्या में फंसे हो तो उसका उत्तर प्लास्टिक सर्जरी से ही मिलता है। जी। सामान्यतः लोगों को ये इम्प्रेशन रहता है कि ये सिर्फ सुंदरता से रिलेटेड है, जबकि 80-90% काम जो रिकंस्ट्रक्शन, जो आप दूसरा शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जन्मजात विकृतियों में, जले हुए पेशेंट्स में, जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ट्रॉमा हो जाते हैं, ये ज़्यादा काम होता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेशलिटी की तरह है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें बहुत आपको इनोवेट करने का, इनोवेट मतलब आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको कोई सेट पैटर्न पे ना चलकर हर चीज़ के कई सारे विकल्प होते हैं, आप अपने विकल्प भी खड़े कर सकते हैं। तो किसी भी क्रिएटिव माइंड के लिए ये एक अच्छा स्ट्रीम रहता है, इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी का चुनाव। आपका एजुकेशन क्या रहा है और एजुकेशन से प्रैक्टिस के बाद अब तक का सफ़र पूरा कैसा है? जी, एजुकेशन सामान्य सुपर स्पेशलिटी के लिए जैसा है वैसा होता है। तो पहले एमबीबीएस करना होता है, एमबीबीएस करने के बाद जनरल सर्जरी में एमएस करना होता है। एमबीबीएस के लिए टीएमटी निकालना पड़ती थी, एमएस के लिए फिर प्री पीजी में सेलेक्ट होना पड़ता था। उसके बाद फिर एक सुपर स्पेशलिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, जिसमें कि एमसीएच, जो सर्जरी करे हुए लोग हैं वो एमसीएच करते थे, उससे एमसीएच करा। मुंबई में केईएम करके हॉस्पिटल है, देश के प्रसिद्ध अस्पतालों में है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर रहा प्लास्टिक सर्जरी में। 2012 से फिर इंदौर शिफ्ट होकर, और तब से यहाँ पर शहर के लगभग सभी अस्पतालों में जो अपनी कार्य है वह कर रहा हूँ। आपने कई सारी सर्जरी आज तक हैंडल की होगी, तो कोई ऐसा क्रिटिकल या मेमोरेबल केस है जो आपको याद है? देखिए, बहुत ऐसे अब इतने साल के प्रैक्टिस में, और मुझे लगता है न्यूनतम एक शायद 10,000 से ऊपर सर्जरीज रही होंगी सभी अगर मिला लें तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जिनको हम मेमोरेबल दे सकते हैं। मेमोरेबल केस होने का कारण कई बार उसकी तकनीकी समस्या होती है, कई बार उस मरीज की सामाजिक स्थिति भी जो है उस केस को मेमोरेबल बना देती है कि आप कैसा प्रभाव उसके जीवन पर डाल पा रहे हैं। तो यूँ तो बहुत से केसेस होंगे। हाँ, कुछ केसेस जो एकदम याद रह जाते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हाथ पूरा कटा हुआ है और वो अलग एक पॉलीथिन में हाथ आ रहा है। अभी कुछ समय पहले की घटना थी कि जहाँ पर ऐसा ही हाथ एक एक्सीडेंट में कटा काम करते समय, और वहाँ से चूँकि मरीज स्थिर नहीं था तो हाथ मेरे पास पहले पहुँचा, और मरीज जो है मतलब मरीज का हाथ पहले आया और फिर कुछ देर बाद पेशेंट पहुँचा, और एक लंबा प्रोसीजर उसको रीइम्प्लांट करने का होता है। तो ऐसे कुछ केसेस रहते हैं, परंतु यूँ माना जाए तो हर महीने 1.5 महीने में एक आध कोई ऐसा केस तो होता है जो आप पे इन दो में से किसी कारण की वजह से अपनी छाप छोड़ कर जाता है। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा या कितना सोचना पड़ता होगा जब आप किसी की बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं? आप प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, हिसाब से बदल रहे हैं उसके किसी भी बॉडी पार्ट को चेंज कर रहे हैं, तो कितना? देखिए, किसी भी सर्जरी का सबसे क्रिटिकल स्टेप जो है वो प्लानिंग होती है। प्लानिंग जितनी अच्छी होगी, और ये मुझे लगता है अकेला सर्जरी नहीं है, तो जीवन का ही सत्य है कि आप जितनी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं उतना अच्छा आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो प्लानिंग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है।
नए जो लोग आते हैं, जो सीख रहे हैं, उनको हम हमेशा इस पर स्ट्रेस करते हैं कि जितना अच्छा पहले प्लान करोगे उतनी कम समस्याओं के साथ उसमें से निकल पाओगे। शुरुआती दौर में जब कोई भी प्रकार की सर्जरी पहली बार करते थे, अभी भी कभी कोई नया ऐसा आ जाता है तो झिझक होती है, लेकिन सत्य बात यह है कि अब बहुत सारी चीज़ें इतने रूटीन और रिफ्लेक्स में आ गई हैं कि आपको पता होता है कि ये आया है, ये करना है, उससे ये फ़ायदा हो सकता है और ये नुकसान। आपका कोविड का टाइम कैसा रहा? किस तरह से आपने वर्क किया और कुछ चैलेंजेस सामने आए? कोविड का जो मेरा प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन से रिलेटेड अगर सोचेंगे तो शुरू के जो कुछ समय था, सामान्य तौर पे नंबर ऑफ़ सर्जरीज तो कम हो ही रही थी। लोग ट्रैवल नहीं करते थे तो कोई एक्सीडेंट जैसी घटनाएं नहीं हो रही थी। बहुत सारे लोग, बल्कि बाद में हमको लगा कि जिनको आवश्यक भी था ट्रीटमेंट, उनने भी उस समय ट्रीटमेंट नहीं लिया। काफ़ी सारे लोग, देखने में मुझे काफ़ी समय ऐसा आया जैसे बहुत सारे कैंसर के मरीज जिसमें मुझे रिकंस्ट्रक्शन करना होता है कि उनने कोविड के डर के मारे अपनी बीमारी बढ़ाई भी, और शायद उस समय वो डर सभी दूर व्याप्त था। वैसा कोविड के बाद के समय में जो ये ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं, इसको लेकर बड़ी संख्या में केसेस आए जिनके कि हाथ पैर कुछ के कटे भी, कुछ के बचे भी। तो कोविड के समय का जो पीरियड था वो एक चुनौती भरा पीरियड तो था ही सभी के लिए, और नई बीमारी थी जिसके बारे में मेडिकल कम्युनिटी और मेडिकल साइंस भी कुछ नहीं जानता था। मैं बार बार ये चीज़ स्ट्रेस करता हूँ कि जितना डर एक सामान्य आदमी में था अपनी जान को लेकर, उतना ही डर डॉक्टर और मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी रहता है। तो शुरुआती दौर में वह डर सभी में था, निकलने से भी डर रहे थे। कुछ समय में ये समझ में आने लगा था कि भाई बहुत ज़्यादा मारक क्षमता जिसको कहेंगे, मोर्टेलिटी जो है वो कम है इस डिज़ीज़ की, संक्रमण ज़्यादा होता है लेकिन मारक क्षमता कम है। धीरे धीरे कर चीज़ें जो हैं सामान्य की तरफ जा रही हैं। अभी भी पूरी हो गई ऐसा तो नहीं है, लेकिन यूँ माना जाए तो 70-80% नॉर्मल से हम अटेन कर चुके हैं। आपके पूरे करियर में फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहा, और हम पूछेंगे आपका इंस्पिरेशन कौन रहा? देखिए, फैमिली की दृष्टि से मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं जी। और सर्जरी लेने की इंस्पिरेशन तो मेरे पिताजी हैं, वो खुद सर्जन हैं। तो उनको देखकर ऐसा था कि जिस समय MBBS करने भी जा रहे थे, जब लोग बोलते थे कि डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो 15-16 साल की उम्र में जब मुझसे कोई पूछता था कि क्या बनना है, तो मेरा उत्तर होता था सर्जन बनना है, क्योंकि उनको सर्जरी करते ही देखा था। तो इंस्पिरेशन वही थे। फैमिली का रोल डेफिनेटली बहुत महत्वपूर्ण है। वाइफ मेरी, वे भी डॉक्टर हैं, वे आँख की डॉक्टर हैं। उस दृष्टि से उस कारण शायद प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग दोनों में बेहतर है। लेकिन ये बात तय है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आप सफल प्रैक्टिशनर हैं जिसमें कि आपको समय लगाना पड़ता है, तो बिना स्ट्रॉन्ग फैमिली फाउंडेशन के आप वह नहीं कर सकते। और ये मैं फिर कहूँगा कि ये अकेली मेडिकल कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सभी दूर सत्य है कि आपकी सक्सेस का फाउंडेशन जो है वो आपका परिवार ही होता है। कोविड का टाइम मेडिकल फील्ड के लिए काफ़ी बहुत सफ़र किया मेडिकल फील्ड ने, सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी फील्ड पर था। तो इस टाइम में आपने किस तरह के अप्स एंड डाउन फेस किए, और अचीवमेंट्स की बात करें अगर हम, तो वो क्या है कोविड के टाइम के? देखिए, मैं बात मेडिकल कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह करूंगा यहाँ पर। तो कोविड का जो समय था, जैसा मैंने बताया, शुरुआती दौर तो मेडिकल कम्युनिटी में भी उतना ही डर था जितना कि बाकी लोगों में था। जान का डर किसको नहीं होता, और जब आप उस समय खड़े हों जब ऐसा लगता है कि शायद जान जा सकती है, तो वह डर सब में होता होगा। लेकिन आवश्यक था कि जो मेडिकल कम्युनिटी है वो जल्दी उस डर से पार पाए और उस डर से आगे निकल कर लोगों का, समाज का संबल बढ़ाने में अपना योगदान दे। इस तरीके से अगर देखेंगे तो मेडिकल कम्युनिटी शायद शुरू के 15-20 दिनों के बाद धीरे धीरे ये समझने लगी थी कि नहीं, इससे हम जूझ सकते हैं, इससे हम लड़ सकते हैं। और मैं बहुत ये मानता हूं कि आपके लिए लड़ने वाले लोग जो हैं, यहाँ मेडिकल कम्युनिटी थी, हो सकता है सीमा पर जवान होते होंगे, तो आपके लिए लड़ने वाले लोगों का आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस ही ये तय करता है कि आप कितनी जल्दी जीत पाते हैं उससे। हम आज जो एक कोविड से रिलेटिवली, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वह चला गया, लेकिन रिलेटिवली कंफर्टेबल सिचुएशन में है, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि मेडिकल कम्युनिटी ने इसको कुछ समय के सेटबैक के बाद बहुत अच्छे से हैंडल करा। काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, काफ़ी चीज़ें हमको समझ में आई कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह भी हम बहुत आसान लेने लगे थे, जिन चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान नहीं देते थे, वो आवश्यक हैं। देखा जाए तो बहुत सारी बातें जो की जा रही थी, बार बार हाथ धोना, साफ़ करना, ये कोई बहुत नई बातें नहीं थी, लेकिन इन चीज़ों के प्रति भी सजगता जो है वह आई है। और मुझे लगता है कि
ये वंस इन अ सेंचुरी टाइप का सिचुएशन थी, शायद शताब्दी में एक आध बार इस तरीके की कोई घटना होती होगी। इससे पहले हम स्पेनिश फ्लू सुनते हैं जो 1918 से 1920-21 तक व्याप्त रहा। तो ये जो करंट जनरेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, इस कोविड क्राइसिस ने उनको इतनी ट्रेनिंग ज़रूर दी है कि आगे अगर शायद ऐसी किसी तरीके की आपदा या विपदा के सामने खड़े हुए तो अब हम ज़्यादा अभ्यस्त होंगे उसको हैंडल करने के लिए। सर, पूरे करियर के बेस्ट अचीवमेंट्स कौन से रहे? देखिए, करियर के बेस्ट अचीवमेंट्स तो बेसिकली मरीज होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जो करियर का बेस्ट अचीवमेंट है, कोई गिनाने को बहुत सारे अवार्ड्स गिना सकता है, बड़ी बड़ी पुरस्कार हो सकते हैं जो गिनाए जा सकते हैं। शायद आपने जितना पैसा कमाया हो, जितनी सुविधाएं इकट्ठी कर ली हो, वो गिनाई जा सकती हैं। लेकिन एज मेडिकल प्रैक्टिशनर और एज सर्जन मुझे लगता है कि आपके करियर के सबसे बड़े अचीवमेंट आपके मरीज होते हैं। वो अंततः आपने जब उसकी सर्जरी करी है, वो कुछ समय बाद जब लौट कर आता है, तो मैं बार बार ऐसा कहता हूँ कि उसकी जो अंत में लौट कर आने की चेहरे की मुस्कुराहट होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो प्राइसलेस होती है। और वही आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। चुनौतियाँ आती रहेंगी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन एक धीरे धीरे कर कर पहले शायद 50 होते होंगे, फिर 100, 1000, अब मैं 10,000 की गिनती कर रहा हूँ। आप शायद कुछ समय बाद मिलेंगी तो कुछ गिनती 50,000, लाख की भी करेंगे। इतने लोगों का आपसे सीधा जुड़ाव है, वो आप पर विश्वास रखते हैं, इतना विश्वास रखते हैं कि कुछ समय के लिए पूरी बेहोशी की अवस्था में आपके शरीर को कटने के लिए आपके पास छोड़ सकते हैं। यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता। कोविड का जब वक्त था तो गवर्नमेंट ने कई तरह की गाइडलाइंस सभी फील्ड के लिए निकाली थी, बट मेडिकल फील्ड के लिए शायद वो कुछ ज़्यादा टफ रही होंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो वो जो गाइडलाइंस हैं अभी भी वैसी हैं या कुछ न्यू गाइडलाइंस हैं जो अब गवर्नमेंट इस फील्ड के लिए दे चुकी है? देखिए, पहले तो मैं यहाँ थोड़ी त्रुटि सुधारूंगा जी। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी मेडिकल एडवाइस के तहत ही थी। जी। तो मेडिकल फील्ड के लिए जो भी एडवाइस दी जा रही थी, वो तो एक्चुअली मेडिकल फील्ड द्वारा दी हुई एडवाइस ही थी, और वही मेडिकल फील्ड को वापस दी जा रही थी। गाइडलाइन इसलिए बना दी जाती हैं कि एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, एक तरीके का काम सब जगह होने लगे, अन्यथा हर आदमी अपने तरीके से करने लगेगा। मेडिकल फील्ड के लिए ये इतनी असेंशियल चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस बनाई ना जा सकती थी, ना बनाई गई। कुछ चीज़ें जो तय की गई, जैसे एक मरीज का दूसरे मरीज से आइसोलेशन, कुछ दूरी पे बेड्स रखना, ओपीडी में थोड़ा सा दूर बैठना, मास्क लगा कर रखना, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के बीच सैनिटाइजर का उपयोग करना, ये मुझे लगता है कि ना केवल कोविड, हर प्रकार के इन्फेक्शन को रोकने में सहायक होंगी। इसलिए ये गाइडलाइंस तो पहले भी होनी चाहिए थी, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जिस तरह का आपका काम है, सर्जरी करना, प्लास्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्शन, तो इसके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी की शायद बहुत ज़रूरत होती होगी, क्योंकि अगर पेशेंट आ रहा है आपके पास तो उसको ये समझाना बहुत मुश्किल होता होगा, ये विश्वास दिलाना कि हाँ ये चीज़ ठीक हो जाएगी, क्योंकि कोई भी अपना लुक्स को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किस तरह से आप उन्हें पॉजिटिव रख पाते हैं और खुद को किस तरह पॉजिटिव रखते हैं? देखिए, काम जिसका भी जो भी है जी, वो काम थोड़ा स्ट्रेसफुल तो होता ही है। आपको आपका काम स्ट्रेस देता होगा कभी ना कभी, मुझे मेरा काम स्ट्रेस देता है कभी ना कभी। लेकिन मुझे लगता है एक तो सबसे बड़ा तरीका, सबसे अच्छा तरीका किसी भी चीज़ में स्ट्रेस फ्री रहने का, किसी भी चीज़ में पॉजिटिव, जिसको आप कह रही हैं पॉजिटिव रहने का, वो तब होता है जब आप अपने काम को ही एंजॉय करने लगो। अगर आप अपने काम को एंजॉय करने लगते हो, अगर आपको उस काम में आनंद आने लगता है, तो इससे अच्छी कोई बात और नहीं हो सकती, क्योंकि फिर आप काम करते हुए भी पॉजिटिव रहोगे। आपका परिवार, घर परिवार, बच्चे, पेरेंट्स, वाइफ, परिवार का एटमॉस्फेयर, परिवार का इंटरेक्शन, अंततः आदमी अपनी जड़ परिवार में ही रखता है, वो पॉजिटिविटी में हेल्प करता है। दूसरा, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ने अपने साथ कोई ना कोई एक पॉजिटिव अटैचमेंट रखना चाहिए। वो पॉजिटिव अटैचमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का हो सकता है, वो पॉजिटिव अटैचमेंट कोई हॉबी हो सकती है, वो पॉजिटिव अटैचमेंट कोई भक्ति का रास्ता हो सकता है, ईश्वर पर विश्वास हो सकता है। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा पॉजिटिव आपका एक अटैचमेंट होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी भरे। नेगेटिव व्यक्ति कभी दूसरों को पॉजिटिव नहीं कर सकता, और पॉजिटिव व्यक्ति चाहकर भी नेगेटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव की बात है, आपने अभी कहा हॉबी, तो आप किस तरह, कुछ हॉबी है जिसकी वजह से आप खुद को पॉजिटिव रख पाते हैं? अब यूँ तो बहुत सी हैं, और हॉबीज़ भी ऐसा है कि उम्र के अलग अलग पड़ाव के साथ धीरे धीरे करके बदलती रहती हैं।
एक चीज़ जो कांस्टेंट थी और कांस्टेंट है वो रीडिंग है, पढ़ने की आदत है। और हर प्रकार का, वो चाहे फिलॉसफी हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे फिक्शन हो, सस्पेंस हो, या जो भी हो, परंतु एक पढ़ने की आदत है जो कंटिन्यूस रहती है। म्यूज़िक एक हॉबी है, वो भी मुझे लगता है बहुत ही डी स्ट्रेसिंग हॉबी होती है। मतलब एक अच्छा म्यूज़िक जो है वो आपके बहुत सारे तनावों को कम कर सकता है। तो म्यूज़िक भी एक प्रकार की हॉबी है। तीसरा, मुझे लगता है कि जीवन में हर किसी को किसी ना किसी प्रकार के खेल या फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा होना चाहिए। तो एक सिंगल तो नहीं, लेकिन खेल देखना, खेल खेलना, ये भी एक प्रकार की हॉबी है। और ये तीनों ही हैं, बाकी तो फिर कुछ अन्य चीज़ें हैं। अब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में वैक्सीन को लेकर थोड़ा सा डर है कि हमें लगवाना चाहिए या नहीं, पता नहीं इसका क्या असर होगा, ऐसी चीज़ें देखी जा रही है। और दूसरी चीज़ ये भी सामने आ रही है कि वैक्सीन आने के बाद जो कोरोना प्रोटोकॉल थे कि मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंस, कहीं ना कहीं लोग इसमें थोड़े से लापरवाह नजर आ रहे हैं। तो वैक्सीन को लेकर और जो लोग लापरवाह हो रहे हैं, दोनों चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वैक्सीन जो लाई गई है, ये बात सत्य है कि शायद सामान्य रूप से वैक्सीन लाने की कोशिश करते तो उसमें कई सालों का समय लगता है। लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत होती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस डिमांड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शंस, कि जब कोई एक विस्मय पैदा करने वाली कोई स्थिति परिस्थिति होती है तो आपको विस्मित करने वाले निर्णय और एक्शन भी लेने पड़ते हैं। लेकिन जितना साइंटिफिक डेटा अभी वैक्सीन को निकल कर आया है दुनिया भर में, वह डेटा बहुत पॉजिटिव है। कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवाई, आप जो बुखार की सामान्य दवाई लेते हैं वह भी ऐसी नहीं है कि जिसकी 100% साइड इफेक्ट फ्री होगी। तो हर दवाई में, हर उसमें एक कुछ मात्रा में तो चीज़ें संभव है ही। मैं मानता हूं कि इसमें भी शायद होंगी, लेकिन जितना क्लिनिकल डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि ये वैक्सीन उतनी ही सेफ है जितनी कि अन्य वैक्सीन हम लेते हैं। हमारे बच्चों को लगवाते हैं शुरू के 2 साल 2.5 साल में, तो बहुत बड़ी मात्रा में लगती हैं। तो ये वैक्सीन उतनी ही सेफ है। मेरा आग्रह है सभी से, आपके माध्यम से, कि जब ये वैक्सीन के लिए आपका नंबर आए तो बिल्कुल सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से, अपने जो मेडिकल पर्सनल उस समय आपसे आपका पूछेंगे कि आप भाई कोई ब्लड पतला करने की दवाई तो नहीं ले रहे हैं, अन्य प्रकार के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस का सत्यता से उत्तर देकर और पॉजिटिविटी से उस वैक्सीन को लगाना चाहिए। वैक्सीन नहीं लगाने का इस समय कोई कारण नहीं है। दुनिया भर में अब तो करोड़ों की संख्या में लोग वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। कोई बहुत मेजर साइड इफेक्ट उसमें देखने में अभी नहीं मिल रहा है। फिर दोहरा रहा हूँ कि बहुत थोड़ी मात्रा में तो आपका बुखार उतारने वाली दवाई भी किसी ना किसी को साइड इफेक्ट पैदा करती है। तो अपवाद से नियम नहीं बनाए जा सकते, नियमों के अपवाद जरूर होते हैं। दूसरा जो आपने उल्लेख करा कि वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से लोगों के मास्क नीचे आने लगे हैं, डिस्टेंसिंग नहीं है, ऐसा लगने लगा है कि कोरोना भाग गए हैं और हम बिल्कुल उसी तरीके से एक स्वच्छंद उन्मुक्त वातावरण में हैं जैसे कि हम मार्च के पहले हुआ करते थे। इसके लिए भी आप सभी के माध्यम से लोगों के लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन है। बहुत सारे दुनिया के देश इसकी दूसरी तीसरी वेव से अब जूझ रहे हैं। यूरोप में यूं देखा जाएगा तो वर्तमान स्थिति बहुत खराब है। वैक्सीनेशन आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ईश्वर प्रकट हो गए और अब कोरोना चला गया है। जब तक वैक्सीन 60-70% जनसंख्या को कम से कम नहीं लग जाती है तब तक उसका समाज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे लग गई तो मैं सुरक्षित हो सकता हूं, लेकिन समाज सुरक्षित नहीं होगा। तो जब तक हम वैक्सीनेशन का एक क्रिटिकल मास नहीं अटेन कर लेते, न्यूनतम, बहुत सरल कर अगर मैं आपको समझाऊं तो जब तक हम उस स्थिति पर नहीं आ जाते जहां पर कि वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या अनवैक्सीनेटेड लोगों से ज़्यादा हो जाती है, जिनको वैक्सीन मिल गई है उनकी संख्या जिनको वैक्सीन नहीं मिली है उससे ज़्यादा हो जाती है, तब तक तो वो सारे प्रोटोकॉल, वो सारी चिंताएं जो हमें पहले फॉलो करनी पड़ रही थी वह हमने अभी करनी चाहिए। बल्कि इस समय जबकि पूरा शहर देश सारा खुला हुआ है और लोग बिल्कुल फ्री व्यवहार कर रहे हैं, इस समय तो आप अगर अपनी स्वयं की सुरक्षा चाहेंगे तो पहले से ज़्यादा करना चाहिए। सर, कुछ खास मेंबरशिप्स हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, या सोशल वर्क की हम बात करें तो वो क्या रहे हैं आपके या हैं? देखिए, मेंबरशिप से मैं आशय नहीं समझ पा रहा हूँ आपका। मेंबरशिप से मेरा मतलब है कि कुछ कोई संस्था है या कोई एसोसिएशन है जिससे आप जुड़े हुए हैं और उसके थ्रू कुछ आप वर्क दे रहे हैं लोगों के लिए। मेरे ख्याल से आप सभी परिचित होंगे तो आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके कार्यकर्ता की तरह जितना काम करना होता है उतना करते हैं। बाकी इसके अलावा कोई बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जी।
एक सक्सेसफुल डॉक्टर हैं आप, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर में एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, ये सीधी सी बात है, लेकिन उसके अलावा क्या क्वालिटी होती है जो उसे बेस्ट बनाती है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं इसमें, अगेन सिंगल नहीं, 2-3 चीज़ें मैं आपको उल्लेख करूँगा क्या है। और नीचे से ऊपर तक सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वहाँ तक जाएंगे। तो पहला तो आपको ये मानना बिल्कुल जीवन भर पड़ेगा कि आप विद्यार्थी हैं। वो जो कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो चालू रहना चाहिए। हर 5 साल में मेडिकल साइंस बदल जाता है, सालों में बदल जाता है। अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे, विद्यार्थी नहीं बने रहेंगे, तो आप कुछ समय में आउटडेटेड हो जाएंगे। इसीलिए पहली चीज़ तो यह है कि आपकी जो लर्निंग या सीखने की प्रक्रिया है वो जारी रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप कितना भी कुछ भी करते जाएं, लेकिन आपके अंदर जो एक विनम्रता का भाव है, जो एक कृतज्ञता का भाव है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक मीडियम जैसा हूँ। हम लोग ये बहुत अच्छे से कुछ समय में समझ जाते हैं कि अल्टीमेटली हमारे से ऊपर एक शक्ति है जो ये डिसाइड करती है कि हमारे करे हुए काम का भी आउटकम क्या आता है। तो एक तो ये विनम्रता कृतज्ञता का भाव बना रहना चाहिए। तीसरा चीज़, आप जिस प्रकार की फील्ड में रहते हैं, जैसा आपने बार बार उल्लेख करा, मानव शरीर या मानव जीवन से खेलते हैं, अगर आपका खुद का आत्मविश्वास डिगा हुआ है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो तीसरी कुंजी जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और आज के समय में मैं मानता हूं कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपकी ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी अपने प्रोफेशन के प्रति और ऑनेस्टी अपने मरीजों के प्रति। अगर आप अपने व्यवसाय और अपने मरीज इनके प्रति ऑनेस्ट बने हुए हैं तो यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे आसान रास्ता होता है। आखिर में हम सबसे ही एक मैसेज लेते हैं सोसाइटी और यूथ के लिए कि स्पेशली यूथ के लिए कि वो खुद को किस तरह से बेहतर बनाएं ताकि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें। देखिए, यूथ पावर का सोर्स है जी। हमारे देश में तो, और ये सिचुएशन है कि हम कहते हैं कि लगभग 2/3 देश 63-64% यूथ है, 30-35 से कम आयु का है, यंग नेशन है जो क्यों कर रहा है। यूथ के लिए ज़रूरी है कि पहली चीज़, बार बार जो आपने भी उल्लेख करा, वो पॉजिटिव एटीट्यूड बना कर रखा है अपनी सारी चीज़ों के प्रति। कोरोना काल ने विशेषतः हमको ये सिखाया है कि चुनौतियां आएंगी और कई बार ऐसी चुनौती भी आ सकती है कि वो अकेले पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को एक जैसे फुल स्टॉप लग जाता हो, एक स्टैंड स्टिल या पॉज बटन दबा दी गई हो, उस पर लाकर खड़ा कर दें। लेकिन इन सारी चीज़ों से भी रास्ता निकलता है, ये विश्वास ज़रूरी है। तीसरी चीज़, भारत जैसा था या भारत को जैसा होना चाहिए अगर वैसा बनाना है तो इसका दारोमदार भी यूथ का है। मैं बार बार यही आग्रह करता हूं कि आप जो भी एक्शन अपने जीवन भर करते हैं, आप चाहे गाड़ी चलाते हो, ट्रैफिक सिग्नल पर जाते हो, तो इतना ज़रूर मन में विचार रखा करें कि ये जो मेरा एक्शन है इससे इसका प्रभाव मेरी सोसाइटी और मेरे देश पर क्या पड़ेगा। तो शायद फिर सिग्नल भी नहीं तोड़ेंगे, शायद फिर हेलमेट भी लगाएंगे, शायद फिर ट्रिपल भी नहीं बैठेंगे और नियमों का भी पालन करेंगे। अपना प्रोफेशन जब आप करेंगे तो अपने प्रोफेशन में भी आप श्रेष्ठता लाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ इसका प्रभाव मेरे परिवार, मेरे समाज और मेरे देश पर क्या होता है, तो अगर सिंगल मैसेज देना है एक इस भारत को वैसा बनाने के लिए जैसा इसे होना चाहिए, तो बस यही है कि आप सुबह से लेकर रात तक, उठने से लेकर सोने तक जो जो काम करते हैं वो काम सच्चाई से, प्रामाणिकता से करें। और हर काम करते समय अपने मन में ये एक भाव रखें कि इसका इफेक्ट, हम एक बहुत बड़े सिस्टम का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वो छोटा सा हिस्सा भी जब हिलता है तो वो ताश की गड्डी के महल की तरह पूरी ताश की गड्डी के महल को गिराने की क्षमता रखता है। तो मेरा छोटा सा एक्शन का प्रभाव क्या है, मैं ऐसा ही एक्शन करूं जो पॉजिटिव प्रभाव डालेगा। अगर इतना हम करना शुरू कर दें तो शायद कोई बहुत बड़ी बातों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर निशांत खरे से हमने कई सारी बातें जानी, उनके करियर के बारे में और उनकी फील्ड के बारे में, कोविड के टाइम मेडिकल फील्ड पर कैसा असर पड़ा उस बारे में भी। और सर ने बताया और हम भी आपको ये बताते आ रहे हैं अभी तक कि कोरोना का वैक्सीन ज़रूर आ गया है, लेकिन वैक्सीन जब तक सबको नहीं लग जाता तब तक कोरोना प्रोटोकॉल्स का ज़रूर पालन करिए। और यूथ के लिए सर ने मैसेज दिया है कि अपने एक्शन पर ध्यान दें ताकि आप अपनी सोसाइटी के लिए बेहतर कर सकें, क्योंकि पॉजिटिव करेंगे तो ही आगे आप पॉजिटिविटी को बढ़ा पाएंगे। थैंक यू सो मच। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.